हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में कक्षा 10 इतिहास बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, के अभ्यास प्रश्नों के हल करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अति लघु वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है। आपका दूसरा प्रश्न है, मेजनी कौन था। यह प्रश्न 2019 में पूछा है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। इसका संबंध कार्बोनारी दल से था। इसने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं थी। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। दूसरी तरफ जर्मनी पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, अतः एकीकरण के लिए इनका विरोध करना असंभव था। यहाँ तक आपको लिखना होगा। तो आपका अगला प्रश्न है, मेटरनिख युग क्या है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, सन 1814 ईस्वी में नेपोलियन युग के समाप्ति के बाद यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मेटरनिख युग कहते हैं। इसकी अवधि 1815 से 1848 ईस्वी तक रही। अर्थात मतलब यह जो है ना मेटरनिख युग, यह 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक चला। तो अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है, 2022 में भी और 2020 में भी। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, फ्रांस में 1848 के समय लुई फिलिप वहाँ का शासक था। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। लुई फिलिप ने 1840 में गीजो को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। इसके शासनकाल में बेरोजगारी एवं भूखमरी दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के यही सब कारण थे। यहाँ तक आपको लिखना होगा। आपका अगला प्रश्न है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। यह प्रश्न 2021 और 2020 दोनों में पूछा है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की नकारात्मक भूमिका थी। इन दोनों राष्ट्रों के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया थी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, जिसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु उभर रही राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने का भरपूर प्रयत्न किया, यानी कि भरपूर प्रयास किया। तो आपका अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। इसकी फलस्वरूप इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रस्तुत हुआ। यानी नेपोलियन के द्वारा ही इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का एक रास्ता खुला। तो आपका अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यानी गैरीबाल्डी कौन कौन सा कार्य किया उसके बारे में बताना है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यह मेजनी के विचारों का समर्थक था। इटली के एकीकरण में इसका बेहद महत्वपूर्ण भूमिका था। इसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सहायता से एक सेना बनाई और इटली के प्रांतों पर आक्रमण किया और जीत के बाद वहां गणतंत्र की स्थापना किया।
अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, क्योंकि विलियम प्रथम न होता तो बिस्मार्क को जर्मनी के चांसलर के पद पर नियुक्त नहीं किया जाता। विलियम प्रथम एक राष्ट्रवादी विचारधारा का शासक था, अतः उसके सहयोग से ही बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने में सफल रहा। यहाँ तक आपको लिखना होगा। तो आपका अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावें। यह प्रश्न 2020 में पूछा है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, इटली जर्मनी के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान निम्न हैं। मेजनी, यह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक एवं योग्य सेनापति था। इसने 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। मेजनी ने संपूर्ण इटली का एकीकरण कर एक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। काबूर, यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। यह इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा, ऑस्ट्रिया को अपने कूटनीतिज्ञ के दम पर फ्रांस के साथ मिलकर 1853-54 के क्रीमिया के युद्ध में पराजित कर इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यह मेजनी के विचारों का समर्थक था। इटली के एकीकरण में इसका बेहद महत्वपूर्ण भूमिका था। इसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सहायता से एक सेना बनाई और इटली के प्रांतों पर आक्रमण किया और जीत के बाद वहां गणतंत्र की स्थापना किया। आपका दूसरा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है। यह 3 बार पूछा है, 2016 में, 2014 में और 2012 में। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, जर्मन एकीकरण के लिए बिस्मार्क सैन्य शक्ति को महत्व देता था। इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीतियों का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ मिलकर डेनमार्क के क्षेत्र स्लेस्विग और होल्स्टीन को जीता। जीत के बाद स्लेस्विग प्रशा के अधीन तथा होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया। चूँकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, अतः बिस्मार्क ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाकर विद्रोह फैला डाला। इसी विद्रोह के कारण 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच सेडवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हुआ। शेष जर्मन एकीकरण के लिए बिस्मार्क को फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। स्पेन की राजगद्दी को लेकर फ्रांस ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया, जिसमें फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई और अंततः 1871 तक जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, जिसमें बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जुलाई 1830 की, आपका अगला प्रश्न है, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। यानी जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ फ्रांस में, उसके बारे में बताना है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, फ्रांस में 1830 के समय चार्ल्स वहाँ का शासक था, जो एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। इसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवादी एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। इसने अपनी शासनकाल में प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी कि बनाया पोलिगनेक को, जो प्रतिक्रियावादी था। इसकी इस नीतियों के कारण फ्रांसीसियों ने उसके खिलाफ गहरा असंतोष प्रकट किया। इसके फलस्वरूप चार्ल्स ने 4 अध्याय देशों द्वारा इस राष्ट्रवादी भावना को कुचलने का प्रयास किया। इन अध्याय देशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई एवं गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसके परिणाम स्वरूप चार्ल्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया।
अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। यानी कि यूनान जो देश है वह किस तरह स्वतंत्र हुआ, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, यूनान संपूर्ण यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इस पर तुर्की का आधिपत्य था, यानी कि यूनान जो है वो तुर्की के कब्जे में था। तो फ्रांस में हो रहे क्रांति का प्रभाव यूनानी पर भी पड़ा, यानी फ्रांस में जितने भी क्रांति हो रहा था उसका प्रभाव यूनान पर भी पड़ा। यूनान की जनता तुर्की से स्वतंत्र हेतु आंदोलित हो उठे, यानी कि यूनान की जो जनता है वो तुर्की से स्वतंत्रता के लिए आंदोलित हो उठे, यानी आंदोलन करने लगे, आंदोलित हो उठे। ओडेसा नामक स्थान पर हितेरिया फ्लाइक नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। इस स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बैरन शहीद हो गए, जिससे यूनान के प्रति पूरे यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। इस स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड, रूस, फ्रांस ने यूनान का भरपूर समर्थन किया, यानी यूनान को स्वतंत्र कराने के लिए इंग्लैंड, रूस एवं फ्रांस ने यूनान का मतलब साथ दिया। नवारिनो की खाड़ी में जो जहाँ युद्ध हो रहा था यूनान और तुर्की के बीच, तो उसे नवारिनो की खाड़ी में यूनान तुर्की के युद्ध में तुर्की बुरी तरह पराजित हुआ, यानी पराजय हुआ। इसके बाद 1829 में एड्रियानोपल की संधि हुई, परंतु इस संधि से यूनान असंतुष्ट रहा। इसके फलस्वरूप 1832 में यूनान को पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और बवेरिया के शासक ओटो को, कहाँ का शासक, बवेरिया का शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का शासक बनाया गया। आपका प्रश्न समाप्त हुआ, अभ्यास प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।